Okay, everybody. Very good morning to all of you. Today we are going to discuss about the cancer therapy. हमने इससे पहले जो है सारे के सारे एस्पेक्ट जो है कैंसर के, कैसे कैंसर कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, कैंसर कैसे ग्रो कर सकता है हमारे बॉडी में, देन किस किस टाइप के कैंसर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट, और इन सबको देखा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कैसे प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं हमारे पास वो बॉडी में एक्टिवेट हो पाते हैं, उनके लिए क्या क्या मैकेनिज्म होता है एक्टिवेशन के लिए, कैसे सुपर सप्रेसर जीन्स जो वो गेन ऑफ के जो प्रोटोऑन्कोजीन्स गेन ऑफ फंक्शन करते हैं, या कुछ जीन्स जो होते हैं वो आपके सप्रेस होते हैं, या फिर वायरल कॉन्टेक्ट से जैसे वायरल जो है वो वायरल ऑन्कोजीन्स जो हो एक्टिवेट होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट तो देखे थे, बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द different approaches of the therapy. What type of approach we should take for the therapy of this type of the cancer, the very harmful disease, very contagious disease. तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट और कैसे हम लोग रीड करेंगे कि कैंसर कहाँ पे है और कहाँ नहीं है, कहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हो रहा है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को तो हम आज के क्लास में पूरे के पूरे इसी पे फोकस करेंगे। थेरेपी का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट, थेरेपी करना यानी कि ट्रीटमेंट देना, यानी कि उसको कैसे आप उसका रेमेडियल एक्शन लेना कि किस प्रकार से जो सम डिजीज है या सम कंडीशन है जो कि हमने देखा है कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो कि हमारा नॉर्मल जो हमारा जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल जेनेटिक्स है, नॉर्मल किसी भी नॉर्मल कंडीशन से डेविएट करता है, या तो वो क्या करता है आपके डाउन रेगुलेट होता है या अप रेगुलेट होता है। तो किसी भी तरह के डाउन रेगुलेशन या अप रेगुलेशन आइदर जीन और जो है किसी और भी चीज के सारे को जब हम एक एस्पेक्ट में लेते हैं तो वो हमारा डिजीज कहलाता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको कैसे हम यूज कर पाएंगे, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं। बेसिकली वो 5 टाइप्स की स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट और पहला टाइप का स्ट्रेटजी जो होता है वो स्ट्रेटजी होता है आपका रेडिएशन बेस्ड किलिंग जो होता है कैंसरस सेल का। फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या हो गई आपकी? रेडिएशन बेस्ड किलिंग ऑफ कैंसरस सेल। तो रेडिएशन बेस्ड आप किलिंग करते हैं, उसमें क्या करते हैं डिफरेंट रेडिएशन, गामा रेज का, एक्स रेज का या बीटा रेज का, किसी रेज का वो जो है आप जो है ट्रीटमेंट देते हैं उस रेज से, उस पर्टिकुलर जो सेल जिसके कारण की जो सेल कैंसरस सेल की तरह ग्रो कर रहा है उस पर्टिकुलर रीजन के सेल्स को हम लोग किल कर देते हैं। जब एक बार आपको पता है कि एक बार कैंसर सेल जो है किल कर लिए जाएंगे तो उनके सारे के सारे मतलब जो भी बेसिक फिजिकल फंक्शंस हैं उनके वो सारे खत्म हो जाएंगे, और उनके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे जो अंदर में पड़े रहेंगे उसको उसके नियर बाई सेल के द्वारा ग्रास्प कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और उसके बाद वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और फिर से यूटिलाइज किए जाएंगे फॉर द फर्दर फंक्शन। तो पहले हम किलिंग करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं बेसिकली पहले हम डिटेक्ट करेंगे। तो डिटेक्शन कैसे करेंगे कि कहाँ पे हमारा कैंसर हो रहा है या किस जगह पे कैंसर चल रहा है या किस तरह का कैंसर है, उसके पार्ट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अप्रोच में। जब हम लोग ये पांचों का पांचों अप्रोच जो है थेरेपी का देख लेते हैं उसके बाद, तो हम पहली बात जो कर रहे थे हमारा जो पहला जो था वो किलिंग था। लेकिन इस किलिंग मेथड में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि आपका रेडिएशन जो होता है वो रेडिएशन आप तो बहुत कुछ कैलकुलेट करके चलते हो कि इसका पेनिट्रेशन कितना है, कितने दूर तक ये फोकस करेगा, कहां तक ये इंपैक्ट डालेगा, सारी चीज आप कैलकुलेट करते हो। बट फिर भी क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल सेल नियर बाई होते हैं या फिर आपके जो एकाएक जो आपकी जो उसके अंदर जो सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं तो उसके कारण उसके जो है ट्रांसपेरेंसी, उसकी जो है बाकी चीजें वो डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण कि नॉर्मल सेल तक भी वो रेडिएशन पहुंचता है और नॉर्मल सेल भी उसके द्वारा किल हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है आपके किसके, रेडिएशन बेस्ड थेरेपी का। तो रेडिएशन बेस्ड जो होता है किलिंग, उसके अप्रोच को आपने देखा कि बहुत सारे रेडिएशन को आप यूज कर सकते हो। यूवी रेड्स को यूज करते हो, गामा रेडिएशन को यूज करते हो, बीटा रेडिएशन को यूज करते हो, अल्फा रेडिएशन को यूज करते हो, अदरवाइज एक्सरे रेडिएशन को यूज करते हो। डिफरेंट काइंड्स के ऑफ रेडिएशन जिसके डिफरेंट वेवलेंथ हो सकते हैं जो कि पेनिट्रेट करके आपके जो सेल के बेसिक, अब क्या करेगा पेनिट्रेशन करके, क्या करेगा देखिए क्या करता है ये रेज जो बेसिकली क्या करते हैं वो अंदर जाने के बाद जो सेल का आपने देखा है कि साइटोस्केलेटन्स जो होते हैं सारे के सारे साइटोस्केलेटन्स आपके जितने भी होते हैं
ओके, कर दे रहा हूँ म्यूट। ओके, तो हमने देखा क्या बेसिकली हमारे पास जितने भी टाइप के भी सेल जो थे, जितने रेडिएशन, हम उसमें क्या करते हैं, सेल के अंदर जो क्या होता है कि जब सेल जो है उसकी आपने देखा है कि उसकी इंटीग्रिटी, सेलुलर स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन मेंटेन रखता है, देखा है ना आपने, साइटोस्केलेटन जो होते हैं अंदर माइक्रो, उसके उसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद क्या करता है, बहुत सारे जो आपके लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिफॉर्मिटीज ला देता है, जिसके कारण क्या करता है, उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर वो मेंटेन नहीं रह पाते हैं और अंदर के लाइसोसोम भी रप्चर होंगे और ये चीज करेंगे और सबके सब को पूरे के पूरे वहां पर जो है वो आपका एसिडिक जो वो आपका वो एंजाइम्स जो है वो फैल जाएगा, जो क्या करेगा, पूरे के पूरे सेल को किल कर देगा। तो रेडिएशन थेरेपी को हम लोग इससे में, लेकिन इसका सबसे याद रखिएगा ड्रॉबैक बहुत बड़ा क्या है, नॉर्मल सेल की भी किलिंग हो जाना। दूसरा हम लोग जो एस्पेक्ट यूज करते हैं, सेकेंड एस्पेक्ट होता है हमारा सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल जो होता है उसमें आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर देखिए, हमने पहले भी इससे पहले बात की थी कि हमने देखा था कि हमारे पास 4 स्टेजेस ऑफ कैंसर हमें मिल रहे थे। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में हमारा जो था बेनाइन कैंसर जो है वो अभी ट्यूमरस ग्रोथ शुरू किया था, ट्यूमरस ग्रोथ शुरू किया है, लेकिन अभी उसने पॉलिप या आपके जो है एडेनोमा के फॉर्मेशन पे नहीं आया है। वो जब वो पॉलिप या एडेनोमा का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है तो वो सेकेंड स्टेज कैंसर तक चला जाता है। और ये सेकेंड स्टेज के कैंसर जो होते हैं यहाँ तक क्यूरेबल होते हैं, यहाँ तक आप ये थेरेपी को यूज कर सकते हैं सर्जिकल रिमूवल को। लेकिन एक बार आपका जो थर्ड स्टेज यानी कि मेटास्टेसिस का स्टार्ट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वहां से सेल प्रोलिफरेट करके टूट कर कहीं और जाने लगेंगे, दूसरे भी बॉडी के सेल्स में, दूसरे टिश्यू में इन्वेड करने लगेंगे, तो आपके लिए फिर से डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि वो कहाँ कहाँ गया है, क्योंकि ब्लड आपके पूरे बॉडी में जाता है। तो दैट इज थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर। और जब फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर जो होता है, हमारे चौथा स्टेज जो हम लोग जानते हैं, वो चौथा स्टेज बेसिकली क्या होता है कि जब वो मेटास्टेसिस किया हुआ जो कैंसर सेल जो है मेटास्टेसिस जो करके वहां तक पहुंचा है, अब वो क्या करेगा कि वो हार्म करना शुरू कर देगा, किसको, दूसरे में, वहां भी कैंसरस का ग्रोथ शुरू करवाना शुरू कर दिया। यानी जब तक पहुंचा, इन्वेड किया, तब तक आपके वो थर्ड स्टेज में है, लेकिन जब वहां भी वो कैंसरस ग्रोथ करवाने लगेंगे तो दैट टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। तो याद रखिएगा हमारा ये सर्जिकल रिमूवल जो होता है ये सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के कैंसर पे ही लागू हो पाएगा, कि जब तक वो पॉलिप या आपके एडेनोमा टाइप का कैंसर बन रहा है या फिर कैंसर ग्रोथ हुआ है, तब तक आपसे वो डिटेक्ट कर लिए गए, तो आप क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल। आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेल के अराउंड में कुछ नॉर्मल सेल्स को साथ में लेते हुए उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन से, और हटाकर उस पर्टिकुलर टिश्यू को उतने दूर को रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फर्दर जो बाकी में जो उनके जो मैसेज जो थे वो जो जाते और उनको भी एक्टिवेट करते, उनको जिनको भी एक्टिवेट करते, वो एक्टिवेशन रुक जाता है और कैंसर के ग्रोथ को रोक देते हैं आप। लेकिन याद रखिएगा यहाँ भी अगर एक चीज आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि कैंसर के पेशेंट को जो घाव हो जाता है तो कई बार उनकी सर्जरी की जाती है या वहां पे कोई चीरा लग जाता है तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। व्हाट इज मीन, ये क्या मतलब करता है, मतलब ये यही कहता है कि जानिए एक तो वो ऑलरेडी एबनॉर्मल ग्रो कर रहा है, उसके बाद आपने उसमें क्या किया, एबनॉर्मल एक कहीं से कट लगा या कुछ भी, वो भी कट कहाँ, उसके इनसाइड बिटवीन में उस सेल का ही को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ऑलरेडी याद रखिए कि वहां पर नेक्रोसिस हो जाना चाहिए था इंजरी के कारण, लेकिन वो नेक्रोसिस चूंकि नेक्रोसिस आपके टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर वो सप्रेस्ड रहते हैं, तो वो क्या करेगा, नियर बाई के बाकी के सेल में भी घुसता चला जाएगा और वो बाकी के सेल के प्रोटोन को जीन्स को बहुत तेजी से एक्टिवेट करेगा और बहुत तेजी से वो कैंसर फिर फैलने लगता है। तो इसलिए रिमूवल के टाइम पर ये बहुत प्रिकॉशंस, बहुत ध्यान से रिमूव करना पड़ता है कि उसके साथ समवट कुछ नॉर्मल सेल्स, यानी कि उस सेल में छेड़छाड़ ना हो, बगल के नॉर्मल सेल्स को लेते हुए हम लोग कुछ पार्ट को हटाते हुए उसको रिमूव करते हैं सर्जरी के थ्रू, तभी जाके वो बच पाता है। आप कई बार देखते होंगे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, जब तक ब्रेस्ट कैंसर अभी तक आपका जो है वो नहीं हो पाता है, जब तक वो बेनाइन ट्यूमर तक ही है, आपके एक ही जगह पर है, तो कंप्लीट ब्रेस्ट को ही काट कर हटा दिया जाता है, सो दैट कि वो लेडी बच सके, पूरे बॉडी में उसका जो है वो ना हो सके, आपका कैंसरस ग्रोथ पूरे बॉडी में यानी मेटास्टेसिस ना हो सके। या फिर समटाइम्स माउथ कैंसर में भी आप देखते हैं कि माउथ के किसी पार्ट को ही होठ को पूरा काट के हटा दिया जाता है,
कंप्लीटली वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो वो सब क्या होता है, बेसिकली ट्यूमर जो ग्रोथ हो रहा है, आप पर्टिकुलर कुछ सम ऑट सेल को से, तो बाकी के सेल क्या होंगे, नॉर्मल सेल जो कि बगल के सेल है, जहां तक अभी कैंसरस ग्रोथ नहीं पहुंचा, वो नॉर्मल बिहेव करेंगे। और नॉर्मल बिहेवियर में क्या होता है, वो सारे के सारे जो कैंसरस सेल के प्रॉपर्टी है उसमें नहीं होगा, उनके अंदर वो आपके डेंसिटी डिपेंडेंट जो है वो भी काम करेगा, उसके ऊपर आप आउटर कवरिंग लेयर बनाने की वो सारी की सारी फंक्शन काम करेंगे। और वो क्या करेगा, नॉर्मली उस जगह को पैचअप कर लेगा, एक थोड़ा सा पार्ट हटा रहेगा, लेकिन वो आदमी बच सकता है। तो ये सर्जिकल रिमूवल की स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद एक और अप्रोच हम लोग जो यूज करते हैं, थर्ड अप्रोच, दैट थर्ड अप्रोच इज आवर कीमोथेरेपी। दैट मीन्स की केमिकली थेरेपी, केमिकल थेरेपी हम देते हैं, कीमोथेरेपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि ये किस तरह का कैंसर है और ये किस तरह के ऑन्कोजीन को एक्टिवेट किया है, किस तरह के ऑन्कोजीन को। याद रखिएगा, बहुत तरह के हमारे पास ऑन्कोजीन थे, ग्रोथ फैक्टर आपके जो है वो प्रोमोटर है, बहुत सारे के गेन ऑफ फंक्शन वाले हैं, कुछ के लॉस ऑफ फंक्शन वाले हैं। तो हमें वो डिटेक्ट करना पड़ता है उनके ऐसे के थ्रू, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर जिस चीज को मान लो कि क्या हुआ, ग्रोथ फैक्टर जो है हमारा, वो आपके जो है वो एक्टिवेट करने वाले जो है उसके कारण कैंसर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम कोई ऐसा केमिकल दे जो ग्रोथ फैक्टर को वो रिड्यूस कर दे, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर को रिड्यूस करे, तो हमारा काम चल सकता है। तो बस हम ग्रोथ फैक्टर को रिड्यूस करने वाले केमिकल्स को उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दिक्कत क्या होती है इसके थ्रू, दिक्कत बहुत सारी आती है कीमोथेरेपी में, कि आप जब करते हैं तो किसी उस पर्टिकुलर सेल तक तो नहीं पहुंचेगा, आपके कीमोथेरेपी में पूरे बॉडी तक पहुंचेगा और सभी जगह के ग्रोथ को स्टंट करता है। देख लीजिए, आप जब भी कीमोथेरेपी करते हैं, ग्रोथ फैक्टर या किसी चीज को, उनके सारे के सारे बाल झड़ जाते हैं पेशेंट का, उसका जो है बहुत सारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बहुत सारी चीजों की एक्सटर्नल चीज, उनके बाकी सारे बॉडी के फंक्शंस को आप स्टॉप कर देते हो उस सेल के कारण, एक सेल के कारण। और समटाइम्स क्या होता है, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट से तो आप कीमोथेरेपी से बार बार के ट्रीटमेंट से वो पर्टिकुलर सेल मर जाता है, लेकिन उसके बॉडी की पूरी रेसिस्टिविटी खत्म हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी जस्ट अभी आपके पास जो है ऋषि कपूर के एग्जाम्पल थे, ऋषि कपूर ने कीमोथेरेपी करवाई थी ल्यूकेमिया के लिए और बहुत सारे थेरेपी हुई थी उनके साथ, बहुत काफी रिकवर कर गए थे। लेकिन क्या हुआ, एक छोटा सा डिजीज या कुछ भी हुआ आज के डेट में, एक दो बार के लिए हॉस्पिटलाइज कुछ दिन के लिए हुए और वो पास अवे हो गए हमारे सामने ही। तो क्या हुआ, बेसिकली उनके बॉडी के सारे रेसिस्टिविटी पावर जो है वो बहुत सारे खत्म हो चुके थे, वो किल हो चुका था इसके द्वारा, कीमोथेरेपी और इसके द्वारा। तो इसके अगर हम बात करें, इसमें कुछ आप जो है आप कुछ ट्रीटमेंट जैसे कि गैल्विसी, GLEVEEC गैल्विसी, ये या फिर ST571 इसको आप लोग यूज करते हैं ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए। मैं अभी आपके पास स्क्रीन शेयर करता हूं, वहां आपको सारी की सारी ये डिटेल मिल जाएगी। ओके, ये स्क्रीन पे आपके आई थिंक कि दिख रहा होगा कि मैंने जो अभी आपके पास जो अप्रोच दिए थे सारे के सारे, उसमें ये सारे के सारे अप्रोचेज यहाँ पर सभी के सभी डिस्कस किए हुए हैं इस पूरे के पूरे स्लाइड्स में। आप देख सकते हैं कि देखिए आपके तीनों के तीनों अप्रोच जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, और इस अप्रोच में आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए केमोथेरेपी में जिसमें कि GLEVEEC और ST571 ये दोनों यूज किए जा रहे हैं आपके किसके लिए, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए। और ये क्या करते हैं, बेसिकली इनहिबिट करता है टायरोसिन काइनेज, जो आपके एंजाइम्स होते हैं टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करता है, जिसके कारण की ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट हो पाता है। अगर हम नेक्स्ट अप्रोच की बात करें, आपका फोर्थ अप्रोच जो कीमोथेरेपी की बात, अभी हम कीमोथेरेपी पे पूरा खत्म नहीं करेंगे, कीमोथेरेपी पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इस शेयर से जस्ट बाद कीमोथेरेपी जाने से पहले, कि कीमोथेरेपी में जो बेसिक हर्डल्स हमने देखा था उसके साथ और भी क्या क्या हर्डल्स आते हैं। कीमोथेरेपी बेसिकली जब हम बात करते हैं तो कीमोथेरेपी हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दैट पर्टिकुलर कीमो को ड्रिप के द्वारा उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्रिप के द्वारा, यानी कि पानी लगा हुआ रहता है उसके द्वारा उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बॉडी में हमारा कहाँ गया, वो पहले ब्लड में आया, और आपको पता है ब्लड हर जगह जाएगा, A to Z बॉडी के पोर्शन तक वो ब्लड पहुंचेगा। दैट मींस कि दैट केमिकल, पर्टिकुलर केमिकल ईच एंड एवरी टिश्यू के पास पहुंचेगा, आपके किसके साथ साथ,
उस पर्टिकुलर टिश्यू जहां पे कि वो कैंसर है वहां तो पहुंचेगा ही, बाकी और पूरे बॉडी तक पहुंचेगा। और जब पूरे बॉडी तक पहुंचेगा तो सारे के सारे बॉडी पर वही एक्शन करेगा जो कि उस कैंसरस सेल के साथ कर रहा था। तो कैंसरस सेल को तो किलिंग करेगा ही करेगा, बाकी सभी जगह की एक्टिविटी को भी किल कर देगा। यानी ग्रोइंग, जहां जहां ग्रोइंग होता है आपका फास्ट ग्रो होते रहते हैं सेल्स। यानी आपके फास्ट ग्रो सेल्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं? मैक्सिमम आपके फास्ट ग्रो सेल्स आपके माउथ में, जो कि आपके माउथ के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें, आपके हेयर फॉलिकल्स के सेल्स होते हैं उसमें, ये सब सारे के सेल्स जो होते हैं वो आपके डिग्रेड करने लगते हैं, जिसके कारण की देखते हैं आप बहुत बार देखे होंगे, कीमोथेरेपी हुआ बाल पूरा उड़ गया। युवराज सिंह याद होगा जब आया था कीमोथेरेपी के बाद तो उसके पूरे बाल उड़े हुए थे, बिल्कुल ही सर पे बाल नहीं था। इवन कि उसके बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे वो सब खत्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे हेयर फॉलिकल्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं उस समय, नए फॉलिकल्स बनते हैं, फिर नए फॉलिकल्स से वहां हेयर आना नया शुरू होता है, फिर जाके वो सही हो पाता है। जबकि आपका कीमोथेरेपी ना दिया जाए तब, अगर रेगुलर चलता रहे तो ये चीज नहीं हो पाएगा। तो ये था आपका एक कीमोथेरेपिकल एस्पेक्ट। उसके बाद जो हमारा फोर्थ एस्पेक्ट आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली किस चीज पे हम लोग काम करते हैं? इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनोलॉजी आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी जो होता है वो इम्यून रेस्पॉन्स शो करता है एक्सटर्नल के अगेंस्ट में, किसी भी बाहर से एक्सटर्नल। लेकिन आप जान जाइए कि मैक्सिमम कैंसर जो होते हैं वो आपके ही सेल के ग्रो के कारण होते हैं। यानी कि वो आपका बॉडी का पार्ट एक तरह से बनता चला जाता है, उसे बॉडी जो है रिएक्ट, बॉडी उसको इसके अगेंस्ट में रिएक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा मानता है। इम्यूनोलॉजी आपको हमेशा इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट में काम करता है, बाहर के। तो जब तक उस पर्टिकुलर सेल को ये एक्सटर्नल बॉडी नहीं समझेगा, फॉरेन बॉडी नहीं समझेगा, तब तक उसके अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। और उसके चलते हम लोग जो है या तो उसे दो चीज करवाते हैं, उसे फॉरेन ट्रीटमेंट फॉरेन बॉडी की ओर मेंटेन कराते हैं, या फिर एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है ना उसको प्रमोट करवाते हैं। यानी कि हम ऐसे सिस्टम को प्रमोट करते हैं जो हमारे ही सेल को मारकर उसको खत्म कर दे। ऑटो इम्यूनिटी, अपने ही सेल को मारकर उस पर्टिकुलर के लिए टारगेट देते हैं उसको, और पर्टिकुलर टारगेट देने के बाद उस तरह के सेल को मरवाते हैं। और इसमें भी वही चीज ऑटो इम्यूनिटी डेवलप करेगा, बॉडी के अंदर बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट होंगे। तो कैंसर का ट्रीटमेंट इसीलिए बहुत आसान नहीं रह जाता है इम्यूनोलॉजिकली। अगर हम इसमें बात करें तो हर्सेप्टिन एक ऐसा चीज ऐसा होता है, हर्सेप्टिन एक केमिकल है जिसको कि हर्सेप्टिन जो है इम्यूनोथेरेपी में हम लोग यूज करते हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग काम में लेते हैं हर्सेप्टिन को। उसके अलावा जस्ट मैं शेयर कर देता हूं आपके पास, ये चीज है वहां पे सारी की सारी, आप देखिए हर्सेप्टिन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। उसके बाद हम बात करें इर्ब्यूट्रिक्स, इर्ब्यूट्रिक्स जो है आपका वो कोलोरेक्टल कैंसर, सीआरसी, यानी कि कोलोन के कोलोरेक्टल कैंसर में यूज होता है, और ये टारगेट करता है ईजीएफआर को। उसके बाद हम बात करें एवास्टिन, एवास्टिन जो है ये भी इनहिबिट करता है एनाजियोजेनेसिस को। तो ये सारे के सारे इम्यूनोथेरेपिकल एस्पेक्ट के होते हैं यूज करने वाले। उसके अलावा एक और टाइप का कैंसर होता है आपका, थर्ड आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट का अप्रोच होता है वो होता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक और जो अप्रोच है आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट। व्हाट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट? आप देख क्या पा रहे हो, हार्मोन्स क्या करते हैं बेसिकली, हार्मोन्स का क्या रोल होता है? हार्मोन्स क्या करते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स हैं एक तरह के। वो क्या करते हैं बेसिकली, किसी भी आपके सिस्टम को आपको या तो एक्टिवेट करते हैं या सप्रेस करते हैं। किसी भी सिस्टम को, किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को या किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को बहुत तेजी से एक्टिवेट करवाने की कैपेसिटी रखते हैं, या फिर रिड्यूस, फीडबैक मैकेनिज्म से रिड्यूस भी करवाने की। यानी कि आप देख लीजिए कैंसर में हमारे पास भी या तो गेन करवाना या लॉस होता है, उसके कारण होता है। तो जिस भी जीन के कारण कोई चीज गेन किया है तो हार्मोन से उसके लॉस करवाने की के लिए थेरेपी देते हैं, या किसी ने अगर लॉस किया है तो उस पर्टिकुलर जीन, उस पर्टिकुलर जो हार्मोन का बाहर से लेकर उस हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं कि वो पर्टिकुलर एक्टिवेट हो जाए। तो क्या होगा, आपका कैंसरस सेल सप्रेस कर जाएगा और कैंसरस सेल से आप बचाव कर सकते हैं। तो ये अप्रोच आप लेते हैं किस चीज में, आप हार्मोनल ट्रीटमेंट थेरेपी में लेते हैं, हार्मोन के रिप्लेसमेंट थेरेपी में। और इसमें जो आप देख लीजिए आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड और प्रोजेस्टेरॉन जो है यूज किए जाते हैं कैंसर के लिए, आपको ट्रीटमेंट के लिए आपके बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ये दो आपके हार्मोन्स, इनके रिप्लेसमेंट, इनका रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली आपके पास 5
these 5 एस्पेक्ट्स, आपके कौन कौन से एस्पेक्ट आ गए हैं? पहला आपका आ गया था रेडिएशन थेरेपी, दूसरा आपका आ गया था सर्जिकल रिमूवल, थर्ड वन आपका था आपके पास कीमोथेरेपी, फोर्थ वन इम्यूनोथेरेपी और फिफ्थ वन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इसके सारे के सारे जो आपके प्रॉस एंड कॉन्स वो दोनों आपने देखा है कि बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और उसके कारण हार्म कैसे कर सकता है, वो ये दोनों आपको लिखने होते हैं, दोनों चीज को आपको डालना होता है, दोनों आपको जो है समझना पड़ता है, दोनों ही के क्वेश्चन डाले जाते हैं। उसके अलावा उसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे, और सबसे बड़ी बात आप किस टाइप के कैंसर में कौन सा यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके बेनाइन ट्यूमर के कैंसर में कौन कौन यूज कर सकते हैं, और अगर एक बार आपका मेटास्टेसिस हो गया तो कौन सा यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें इस पर थोड़ा सा आप लोग को बहुत क्लियर कट व्यू अगर आपके सामने अगर रखा जाए तो एक चीज देख सकते हैं कि जहां भी सर्जिकल रिमूवल की बात हम करेंगे वो हमेशा और हमेशा टाइप 1 और टाइप 2 कैंसर जहां होंगे वहीं पे हो सकता है। उसके अलावा हम अगर बात करें आपके रेडिएशन थेरेपी की तो किसी एक दो जगह पर है तो आप डिटेक्ट करके उसको किल कर सकते हैं, लेकिन पूरे बॉडी में अगर हो जाए तो नहीं। और अगर मेटास्टेसिस एक बार डेवलप कर गया है तो फिर आपको पूरे बॉडी में जो चीज जा सके उसका ट्रीटमेंट, और आप देख सकते हैं कि आपका हार्मोन पूरे बॉडी में जा सकता है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं या फिर कीमोथेरेपी देते हैं आप। तो मेटास्टेसिस होने के बाद ये तीनों, और जब तक आपके दोनों स्टेज में आपके बेनाइन टाइप के हैं तब तक आप में ऊपर वाले दोनों अप्रोच को आप लोग यूज कर पाते हैं। तो ये भी आपको एक एस्पेक्ट होता है जिसकी किस किस को यूज करना है, ये भी चीज आप लोग डिस्कस करते हैं और इस चीज को रखते हैं। नाउ हम लोग अब बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैंसर सेल कहां पे है, कैंसर कहां पे ग्रो कर रहा है, उसके लिए हम क्या अप्रोच ले सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा, शुरुआत के स्टेज में भी या बाद के भी स्टेज में भी। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग जो बेसिकली एस्पेक्ट यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए, उससे पहला ट्रीटमेंट का सबसे पहला एस्पेक्ट होता है हमें डिटेक्ट करना कि डिटेक्ट कैंसर है कहाँ, कैंसर किस जगह पे है। तो एक दो चीज होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, आप फिजिकल एग्जामिन करते हो जहां भी आप देखते हो ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है, दैट ट्यूमर ग्रोथ को आप लोग बायोप्सी के लिए भेजते हो, बायोप्सी के ट्रीटमेंट से आप बायोप्सी से उसके जो उसके निकाले जाते हैं और बायोप्सी से आप वहां के जीन आपको या फिर एलिजा करते हैं, उसके थ्रू भी आप जान जाते हैं कि कौन सा जीन रेगुलेटेड अप रेगुलेटेड है या डाउन रेगुलेटेड है, या कौन से इस पर्टिकुलर कैंसर सेल के जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई है जिसके कारण कि ये कैंसर ग्रो करवाएगा या नहीं करवाएगा, या सिंपल ट्यूमर है। इस चीज को आप डिटेक्ट करते हो। पहला तो आपका हो जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर फिर भी हमें पूरा कंफर्म होना है कि हाँ पर्टिकुलर सेल्स में पर्टिकुलर सेल्स जो होते हैं ये सेल ग्रो कर रहा है ट्यूमर की तरफ कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत ही पिकुलियर एस्पेक्ट जो एक यूज करते हैं वो होता है हमारा टनल एसे। एक ऐसे हम लोग यूज करते हैं टनल एसे, जिसमें आपके सामने शेयर करता हूँ स्लाइड को, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा है हमारा टनल एसे का व्यू। ओके देखिए टनल एसे, इसमें क्या होता है, ये एक मोलिकुलर टेक्निक है, दिस इज मोलिकुलर टेक्निक बेसिकली which is used to identify fragmentation of DNA molecules occurring in apoptosis। हम क्या करते हैं एपोप्टोसिस के दौरान जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंटेशन होता है, टूट जो रहा है यानी टूटने का काम, उसके डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग चेक करते हैं। अब याद होगा कि लॉस ऑफ एपोप्टोसिस हो जाता है किसमें किसमें, आपके पर्टिकुलर कैंसरस सेल में। आप लोग का स्क्रीन जा रहा था अभी नहीं? ओके कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इस चीज को हम लोग समझते हैं फिर हम देखते हैं, शायद लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। बात करते हैं क्या होता है बेसिकली इसमें। हमारे पास ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसमें हम लोग उस पर्टिकुलर एक सिंगल सेल को वहां से रिमूव करते हैं। यहाँ हमेशा याद रखिएगा ये सिंगल सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टाइप का काम होता है, सिंगल सेल के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा है, उसमें क्या करते हैं हैवी मॉलिक्यूल्स जो होगा वो एक जगह रुका रहेगा और जो आपके हैवी मॉलिक्यूल्स को पास कराते हैं जहां से, तो हैवी मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जाएगा और आपके जितने भी जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो तेजी से मूव करेगा, क्योंकि हल्का चीज बहुत तेजी से उड़ेगा भागेगा। तो उसमें क्या होगा डीएनए हमारा जो है उसके फ्रेगमेंट को हम लोग चेक करेंगे। एपोप्टोसिस में क्या होगा बहुत सारे डीएनए टूटेंगे,
टूटने लगेंगे, एपोप्टोसिस का लॉस होगा। उसका अपोजिट जहां पे नजर आएगा, हमें समझ में आने लगेगा कि इस जगह पे कैंसर सेल बन सकते हैं, और ये सेल एपोप्टोसिस को नहीं मान रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि इस ट्यूमर में कैंसरस ग्रोथ होने जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि पर्टिकुलर जो है आपके जीनोम जो होते हैं सारे के सारे, यानी कि हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम्स है एक सेल के, वो सभी इंटैक्ट होंगे। इंटैक्ट होंगे तो एक जगह रहेंगे, अगर उनमें से कुछ फ्रेगमेंट होगा तो उसके पीछे की ओर, उसका टनल की ओर, जैसे कि वो कैसे उस टनल में, कैसे आपके पीछे की ओर आप जैसे टनल में एक टॉर्च जलाते हैं तो कैसे एक जगह पे सोर्स दिखता है और पीछे तक उसकी फोकस दिखती जाती है, तो जस्ट टॉर्च की तरह एक जगह पे फोकस दिखेगा, एक पूरी पूरी लाइट दिखेगी, वहां पूरा का पूरा इंटैक्ट डीएनए है, और पूछ उसकी बढ़ती चली जाती है, वो नीचे की ओर दिखता चला जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्लियर वो दिख जाता है कि ये सब फ्रेगमेंट्स हैं, टूटे हुए पार्ट हैं। तो ये या तो कॉमेट ऐसे में भी देख ले या टनल ऐसे में भी देख ले, और इस तरह के। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, लेबल करते हैं इसको। आपको 3' इंड पे जो है रेडियो लेबल करते हैं, डीऑक्सी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जो है उस एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि क्या करता है, 3' इंड को लेबल कर लेता है। याद कीजिए, जब भी डीएनए टूटेगा तो एक इंड 3' इंड बनेगा, एक 5' इंड बनेगा, है ना, एक 3' इंड, एक 5' इंड, और 3' इंड को ये ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा बेसिकली हमारा लेबल रेडियो लेबल्ड है। जब हम फोकस करेंगे किसी लाइट से तो ये चमकता हुआ दिखेगा और हमें क्लियरली दिखाएगा कि कहां कहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट टूट टूट के बिखरे हुए हैं कि नहीं है। बहुत ज्यादा डीएनए टूटने का मतलब एपोप्टोसिस वो सही से चल रहा है, प्रोसेस में आ रहा है। अगर एक डीएनए अगर नहीं चल रहा है, यानी उस पूरे के पूरे इंटैक्ट में जो का त्यों रहते जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है सेल, दैट मीन्स कि वहां पर कैंसर सेल ग्रोथ कर रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो हमारा हम लोग यूज करते हैं टनल एसे के बाद, वो होता है कॉमेट एसे। कॉमेट ऐसे भी यूज करते हैं उसी चीज को एनालाइज करने के लिए, डीएनए डैमेज को एनालाइज करने के लिए। इसमें फिर से वही कॉमेट का मतलब क्या होता है, कॉमेट होता है कैसे, धूमकेतु। धूमकेतु में क्या होता है, एक छोटा सा पीछे में पुच्छल तारे के बहुत सारे धुंध दिखते हैं ना, जस्ट लाइक यहाँ भी उसी तरह से दिखेगा और धुंध दिखते जाएंगे, यानी पीछे के सारे फ्रेगमेंट्स दिखते जाएंगे। जितना ज्यादा ब्रेकडाउन उतना आपके जो है कॉमेट ऐसे जो वो दिखाएगा, उतना ज्यादा वहां पर एपोप्टोसिस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर फिर भी ये दिख भी रहा है और आपके सेल रुक नहीं रहा है, ग्रो करते जा रहा है, दैट मीन्स क्या, वहां पे कैंसरस ग्रोथ हो रहा है। तो इस तरह से आप डिटेक्ट कर पाते हो कि कैंसर कहां पे हो रहा है। तो कैंसरस ग्रोथ को पहले ट्रीट करने के लिए हमें डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके डिटेक्शन के लिए आप लोग बेसिकली ये सब प्रोसेस जो हमने 3-4 प्रोसेस देखे हैं बेसिकली, इनको आप लोग यूज करते हो और इसके थ्रू आप लोग पहचान पाते हो कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। एक और जो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज का होता है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, वो होता है क्या, आप करते हो क्या हो, आप वहां पे सीरियल जो है ना, वो माइक्रोटोमी का जो है सीरियल सेक्शन बनाते हो, सीरियल सेक्शन। उसमें क्या करते हो आप कि उस पर्टिकुलर टिश्यू को ले लेते हो और उस टिश्यू से आप माइक्रोटोम जो करते हो तो किसी एक जगह के पार्ट को स्लाइड पे नहीं देखते, एक स्लाइड का उसके ठीक बाद वाले के पार्ट का भी सेक्शन, उसके ठीक बाद वाले का, मतलब कि रेगुलर जो सीरियली कटे हुए माइक्रोटोम से जो सेक्शन होते हैं उनकी स्टडी करते हो। उसमें आपको क्या देख पाते हो कि सीरियल सेक्शन में कि इसके बाद अगले वाले में, यानी कि एक ही जगह के टिश्यू में डिफरेंट थोड़े थोड़े अंतराल पे उनमें क्या क्या बदलाव आ गए हैं, और उन बदलावों को आप किससे मैच कराते हो, पर्टिकुलर आपके जो उस टिश्यू के अंदर जो सेल के जो हमारे पास जो 5 कैरेक्टर आते हैं, जो कि किस चीज के हैं, हमारे कैंसरस सेल के, उससे मैच करता है कि नहीं। अगर उसके साथ मैच करने लगा दैट मीन्स कि वो कैंसरस ग्रोथ है, अगर नहीं मैच कर रहा है दैट मीन्स कि वो नॉर्मल ट्यूमर है। सिंपल सी बात है, वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है, और अगर नहीं होता है तो वो कैंसरस ग्रोथ की ओर बढ़ सकता है। तो ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू की आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट करते हो कि कैंसर कैसे है और उसकी थेरेपी पे पूरा यूज कर पाते हो। तो दिस इज ऑल ओवर फॉर द कैंसर एंड कैंसर थेरेपी। आज आपका पूरा क्लास कैंसर पे